हेलो फ्रेंड्स, तो स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अरिस्टोटल बायोलॉजी में। और आज का आपका टॉपिक है बायोजियोग्राफी, जो आपके इकोलॉजी से रिलेटेड है। तो चलिए फिर बात करते हैं बायोजियोग्राफी के बारे में कि ये एक्चुअल में होती क्या है। व्हाट इज़ बायोजियोग्राफी? द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद द ग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो बायोजियोग्राफी क्या है? ये एक बायोलॉजी की ब्रांच है जो प्लांट और एनिमल के जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड है। इन इट वी स्टडी हाउ एंड वेयर डिफरेंट स्पीसीज माइग्रेटेड। तो हम इसमें क्या पढ़ेंगे, जो डिफरेंट स्पीसीज थी उन्होंने कब और कैसे माइग्रेशन शो किया। तो व्हाट इज़ बायोजियोग्राफी? द स्टडी ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑन अर्थ। इट इज़ कंसर्न नॉट ओनली विद हैबिटेशन पैटर्न बट ऑल्सो विद द फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर वेरिएशन इन डिस्ट्रीब्यूशन। तो जो बायोजियोग्राफी है वो केवल हैबिटेशन के पैटर्न से रिलेटेड नहीं है, वो फैक्टर से भी है कि क्यों, किस वजह से उन्होंने डिस्ट्रीब्यूशन शो किया। Phytogeography is the branch of biogeography that studies the distribution of plants। जो फाइटोजियोग्राफी है वो बायोजियोग्राफी की ही एक ब्रांच है जिसमें हम किसके बारे में पढ़ते हैं? प्लांट्स के डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। फाइटो मीन्स प्लांट्स, जू जियोग्राफी इज द ब्रांच दैट स्टडीज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनिमल्स। और जू जियोग्राफी में हम किसके डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में पढ़ते हैं? एनिमल्स के। जू मीन्स एनिमल एंड फाइटो मीन्स प्लांट्स। अब हम टाइप्स के बारे में पढ़ते हैं। तो इसके कितने टाइप्स हैं? 3 टाइप्स बताए गए हैं, हिस्टोरिकल, इकोलॉजिकल एंड कंजर्वेशन बायोजियोग्राफी। हिस्टोरिकल स्टडीज ऑफ हिस्टोरिकल बायोजियोग्राफी इन्वॉल्व्स द इन्वेस्टिगेशन ऑफ फाइलोजेनिक डिस्ट्रीब्यूशन ओवर टाइम। तो उसमें क्या पढ़ेंगे हम? जो फाइलोजेनिक डिस्ट्रीब्यूशन था उनकी इन्वेस्टिगेशन पढ़ेंगे हम टाइम के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट क्या है हमारी? इकोलॉजिकल बायोजियोग्राफी। इट रिफर्स द स्टडी ऑफ कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स फॉर द ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल स्पीसीज। तो इकोलॉजिकल मीन्स जो हमारे इन्वायरमेंट से रिलेटेड है, बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर। इकोलॉजिकल बायोजियोग्राफी में हम किसके बारे में पढ़ेंगे कि वो फैक्टर क्या क्या है जिनकी वजह से प्लांट और एनिमल्स ने डिस्ट्रीब्यूशन शो किया, कि व्हाट आर डिफरेंट टाइप ऑफ फैक्टर्स ड्यू टू विच प्लांट एंड एनिमल स्पीसीज शो डिस्ट्रीब्यूशन। सम एग्जांपल्स ऑफ इकोलॉजिकल फैक्टर्स दैट आर कॉमनली स्टडी इंक्लूड क्लाइमेट, हैबिटेट एक्सेट्रा। तो इसके कुछ इकोलॉजिकल फैक्टर्स क्या थे? क्लाइमेटिक और हैबिटेट, टेम्परेचर, ये सब क्या थे? इकोलॉजिकल फैक्टर्स थे। तो इकोलॉजिकल बायोजियोग्राफी में हम क्या पढ़ेंगे? एक तरीके से बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे। कंजर्वेशन बायोजियोग्राफी वर्क ऑन द प्रोटेक्शन एंड रिस्टोरेशन ऑफ नेचुरल इन्वायरमेंट। तो जो कंजर्वेशन बायोजियोग्राफी है, जैसे कि आपको नाम से इंडिकेट हो रहा है, कंजर्व मीन्स संरक्षण। तो जो कंजर्वेशन बायोजियोग्राफी है वो किस पे काम करती है? प्रोटेक्शन और रिस्टोरेशन पे, कि जो स्पीसीज़ है जो एक्सटिंक्ट होने वाली है, फिर जिनका जो नंबरिंग है वो कम है, कि हम उसको कैसे कंजर्व कर सकते हैं, कैसे हम उसको प्रोटेक्शन देके उसको एक नॉर्मल लेवल पे ला सकते हैं। तो वो काम किसका होता है? कंजर्वेशन बायोजियोग्राफी के अंडर में आता है। हाउ डज बायोजियोग्राफी सपोर्ट इवोल्यूशन, कि कैसे बायोजियोग्राफी इवोल्यूशन को सपोर्ट करती है। तो इसका आंसर में क्या है? बायोजियोग्राफी इन्वॉल्व्स एविडेंस ऑफ इवोल्यूशन थ्रू द कंपेरिजन ऑफ सिमिलर स्पीसीज विद माइनर डिफरेंसेस that originated due to adaptations to their respective environments। तो इसमें क्या बता रखा है? जो बायोजियोग्राफी है वो एविडेंस प्रोवाइड करती है इवोल्यूशन के। किस तरीके से? उनकी सिमिलरिटीज़, कि जो स्पीसीज़, 2 डिफरेंट स्पीसीज़ हैं, कि वो कैसे इवोल्व हुई, और अगर वो किसी और स्पीसीज़ से सिमिलरिटी शो करती है तो वो क्या क्या सिमिलरिटीज़ है, और अगर वो डिसिमिलर है तो वो क्या क्या डिसिमिलरिटीज़ है। तो उसी के बेसिस पे मेजर और माइनर डिफरेंसेस बताए जाते हैं। तो इस तरीके से जो बायोजियोग्राफी है वो इवोल्यूशन को भी सपोर्ट करती है। दैट ओरिजिनेटेड ड्यू टू एडेप्टेशन टू देयर रेस्पेक्टिव इन्वायरमेंट। और कैसे वो इस इन्वायरमेंट में रहने के लिए उसने खुद को अडेप्टेड किया, जैसे गैलापेगोस आइलैंड। वन ऑफ द मोस्ट फेमस एग्जाम्पल ऑफ बायोडाइवर्सिटी इन सपोर्ट ऑफ इवोल्यूशन इज चार्ल्स डार्विन स्टडी ऑफ फिंचेस ऑन द गैलापेगोस आइलैंड। तो इसमें आपका क्या बता रखा कि कैसे बायोजियोग्राफी इवोल्यूशन को सपोर्ट करती है। तो इसका एक फेमस एग्जाम्पल क्या है? गैलापेगोस आइलैंड, जिसकी स्टडी किसने की थी? चार्ल्स डार्विन ने की थी। विच रिजल्टेड इन हिज बुक ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज़। और उन्होंने इस चीज़ के बारे में अपनी बुक ओरिजिन ऑफ स्पीसीज़ में बताया था। तो आप इस चीज़ को लर्न करेंगे कि जो ओरिजिन ऑफ स्पीसीज़ थी वो चार्ल्स डार्विन की बुक थी। डार्विन नोटेड दैट द फिंचेस ऑन द मेनलैंड ऑफ साउथ अमेरिका वर सिमिलर टू दोज लोकेटेड ऑन द गैलापेगोस आइलैंड। तो उन्होंने क्या चीज़ नोटिस की? जो फिंचेस है साउथ अमेरिका की, वो किसके सिमिलर है? गैलापेगो आइलैंड के सिमिलरिटी। हाउएवर द शेप ऑफ द बिल्स डिफरेंट और डिफर डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ फूड अवेलेबल ऑन इस आइलैंड।
तो जो डिफरेंस था वो उनकी बीक में प्रेजेंट था, और वो भी क्यों था, क्योंकि वो डिफरेंट आइलैंड पे जो फूड की अवेलेबिलिटी उन्हीं के अकॉर्डिंग उनकी बीक्स भी थी। द आइलैंड हैड वंस बीन ए पार्ट ऑफ साउथ अमेरिका बट द टू लैंड मैसेज वर सब्सिक्वेंटली सेपरेटेड एंड ड्रिफ्टेड अपार्ट। लेकिन किसी वजह से जो वो पार्ट था पूरा का पूरा वो 2 पार्ट में डिवाइड हो गया। द रिजल्ट वाज द क्रिएशन ऑफ नोवल हैबिटेट्स। तो जिसकी वजह से क्या हुआ है, फिर जिसका रिजल्ट क्या हुआ, जो हैबिटेट्स थे उनका क्रिएशन हुआ डिफरेंट हैबिटेट्स का, एंड फूड सोर्सेज अवेलेबल फॉर द स्पीसीज रेजिडाइंग इन ईच ऑफ दीज रीजन्स। और जो उनका फूड का सोर्स था उसकी जो वहाँ के फूड सोर्स की अवेलेबिलिटी थी वो भी अलग अलग होने की वजह से वहाँ का जो हैबिटेट था वो भी अलग था। Therefore, each finch species had adapted to the local environment through the selection of alleles। तो इसी वजह से अपनी सर्वाइबिलिटी को इंक्रीज़ करने के लिए उन्होंने अपने आप में अडेप्टेशन किया और उस इन्वायरमेंट में रहने के लिए अपने एलील्स में चेंज किए। जैसे आप इस पिक्चर में आराम से देख पा रहे होंगे, जो गैलापागोस आइलैंड की जो फिंचेस थी ये उसी का यहाँ पे डायग्राम है। तो इनकी जो बीक है उनकी शेप क्या है, सबकी डिफरेंट है। वो भी क्यों, क्योंकि वहाँ के फूड अवेलेबिलिटी की या फिर फूड सोर्स की वजह से। इनमें से कुछ सीड फीडर हैं, तो कुछ फ्रूट फीडर हैं, कुछ वेजिटेरियन है, तो कुछ नॉन वेजिटेरियन है। तो अपने सोर्स के अकॉर्डिंग, वहाँ की फूड अवेलेबिलिटी के अकॉर्डिंग ही इन्होंने अपने सर्वाइवल रेट को बढ़ाने के लिए अपनी चोंच में कुछ एडेप्टेशन किए, फिर जिस वजह से वहाँ के इन्वायरमेंट में रहने के लिए उन्होंने अपने आप को एडेप्टेड कर लिया। आई होप गाइस कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और ये टर्म भी आपको क्लियर हो गई होगी। अगर आपको कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जाकर भी मैसेज करके बता सकते हैं। तो फिर मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ में।